हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज का टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? ये वो टेक्निक है which helps to identify a person on the basis of his or her DNA specificity। डीएनए की स्पेसिफिसिटी के बेसिस पर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, थंबप्रिंट्स यूज किए जाते हैं, बट फिंगरप्रिंट्स और थंबप्रिंट्स तो जो भी क्रिमिनल केसेस हैं या कैसे भी हैं तो उन्हें डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, बट कोई भी पर्सन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपनी चेंज नहीं कर सकता बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट। This technique was invented by Sir Alec Jeffreys in the year 1984। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डीएनए टाइपिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक इट वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर वी.के. कश्यप एंड प्रोफेसर लालजी सिंह। सो बेसिकली हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करना है, मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी बताया था कि हमारा 99.9% डीएनए तो सेम है, हमारा सिर्फ 0.1% डीएनए है वो डिफरेंट है सभी ह्यूमंस का। तो उस 0.1% डीएनए का पता लगाकर we can identify the person। So it is a technique of determining the nucleotide sequence of certain areas of DNA which are unique to individual। यानी कि डीएनए की उन सेगमेंट्स का पता लगाना जो सब में यूनिक है, इस चीज को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप्स, सबसे पहले कोई भी अगर हमें किसी भी सेल की या किसी भी पर्सन की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो फर्स्ट प्रोसेस विल बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेल। सेल से डीएनए निकालेंगे, उस डीएनए को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब में घुमाएंगे। जो हैवी डीएनए होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, लाइट डीएनए जो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और एटी रिच डीएनए लाइट होता है। और एटी रिच डीएनए में जनरली कौन सी सीक्वेंस होती है? रिपीटेटिव डीएनए। और यही रिपीटेटिव डीएनए जो जिसकी पीक ऊपर बनी है अलग से, यही हेल्पफुल होगा हमारे प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो इस ऊपर वाले डीएनए को हम अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पे दो चीजें आती हैं, रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए किसे कहेंगे और सैटेलाइट डीएनए किसे कहेंगे, ये डिफरेंस बोर्ड में भी पूछा जाता है। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? ऐसी डीएनए की सेगमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रही हो वो रिपीटेटिव डीएनए बनाती हैं। मान लो कोई एक सेगमेंट है ATGCT, ये बार रिपीट हो रही है ATGCT ATGCT, ये सेगमेंट मान लो 100 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटेटिव डीएनए है। अब मान लो यही सेगमेंट रिपीट हो रही है ATGCT TTAGG ATGCT AAGGC ATGCT। यहाँ पे भी देखो ATGCT बार रिपीट हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी रिपीटेटिव है। ये दोनों ही रिपीटेटिव है, लेकिन इसमें से जो जहां पे कंटिन्यूटी में कोई सेगमेंट रिपीट हो रही है उसे सैटेलाइट कहेंगे। यानी कि मैं कह सकती हूं कि ऑल सैटेलाइट डीएनए इज रिपीटेटिव डीएनए बट ऑल रिपीटेटिव डीएनए इज नॉट सैटेलाइट डीएनए। सारा सैटेलाइट रिपीटेटिव है बट सारा रिपीटेटिव सैटेलाइट नहीं है। रिपीटेटिव डीएनए में बेसिक रिपीट जो रिपीट हो रहा है, इट कैन बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली और इट कैन शो इट्स रिपीट्स इंटरस्पर्स्ड, इट कैन शो इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स। कंटिन्यूटी को टेंडम भी कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए में रिपीट्स आर ऑलवेज इन टेंडम, लगातार रिपीट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो बेसिक रिपीट कौन है? ATGCT। इस बेसिक रिपीट के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं? 5। तो यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए में बेसिक रिपीट 100 का भी हो सकता है, 60, 50, 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बेसिक रिपीट 60 या लेस देन 60 है तब तक उसे सैटेलाइट बोलेंगे। तो सैटेलाइट डीएनए की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो सैटेलाइट डीएनए में रिपीट्स आर इन टेंडम, रिपीट्स आर इन टेंडम, टेंडम मतलब कंटिन्यूअसली। दूसरा पॉइंट, बेसिक रिपीट इज लेस देन 60 बेस पेयर्स, बेसिक रिपीट इज लेस देन 60 बेस पेयर्स। रिपीटेटिव में बेसिक रिपीट 60 बेस पेयर से ज्यादा भी हो सकता है। तो फिर से वही स्टेटमेंट सही है कि भी ऑल सैटेलाइट इज रिपीटेटिव बट ऑल रिपीटेटिव इज नॉट सैटेलाइट डीएनए।
क्लियर? तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सैटेलाइट डीएनए जो है वो इंपॉर्टेंट है इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ सी द डिफरेंसेस रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जिसकी कॉपी एक से ज्यादा हो। अब ये कॉपी जो है दे मे और मे नॉट अकर इन टेंडम। सैटेलाइट डीएनए में पार्ट ऑफ डीएनए जिसमें एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही है और बेसिक रिपीट इज ऑलवेज इन टेंडम। लेंथ ऑफ बेसिक रिपीट इज 1 to 60 बेस पेयर, लेकिन रिपीटेटिव डीएनए में फ्यू टू सेवरल हंड्रेड्स भी हो सकती हैं। सो कहने का मतलब ऑल सैटेलाइट इज रिपीटेटिव बट ऑल रिपीटेटिव इज नॉट सैटेलाइट। अब सैटेलाइट डीएनए भी दो टाइप का होता है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। इसके तीन बेसिस हैं, 80:DC, नंबर ऑफ रिपीट कितने हैं और लेंथ ऑफ रिपीट क्या है। अगर बेसिक रिपीट 11 to 60 बेस पेयर का है तो मिनी सैटेलाइट, और लेस देन 11 बेस पेयर का है तो माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट को STR या शॉर्ट टेंडम रिपीट भी कहते हैं। मिनी सैटेलाइट को VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहा जाता है। जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस है वो कौन है? VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स आर यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो पहले तो डीएनए को आइसोलेट किया, उसमें से लाइट AT रिच डीएनए अलग निकाला, उस AT रिच डीएनए में से हमारे पास सैटेलाइट डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए भी दो टाइप का होता है, माइक्रो और मिनी। मिनी सैटेलाइट को VNTR कहते हैं। मिनी सैटेलाइट में बेसिक रिपीट 11 to 60 बेस पेयर का होगा, इसलिए नंबर ऑफ रिपीट्स कम होंगे, और VNTRs आर द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम में लगभग 60 VNTRs हैं और VNTR सिर्फ ऑटोजोम्स पे पाए जाते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देयर आर ऑलमोस्ट 60 VNTRs इन ह्यूमन जीनोम, और ये 60 के 60 VNTR किन्हीं भी दो लोगों के हमेशा सेम नहीं होंगे। सपोज मेरे क्रोमोसोम 1 पे एक VNTR है जो कि 12 बेस पेयर का बेसिक रिपीट है, और वो बेसिक रिपीट 80 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और सपोज वही बेसिक रिपीट किसी दूसरे पर्सन में हो सकता है 40 टाइम्स रिपीट कर रहा हो, तो VNTR की लेंथ फर्क हो गई। हो सकता है किसी का क्रोमोसोम 1 का बेसिक रिपीट 10 बेस पेयर का 12 बेस पेयर या 13 बेस पेयर का लॉन्ग हो। तो यानी किन्हीं भी दो लोगों के सभी ऑटोजोम्स के सारे VNTR कभी भी सेम नहीं होंगे। और अगर हमें मान लो कोई क्राइम सीन से हमें कोई सैंपल मिला है और हमें 3 सस्पेक्ट्स हैं, तो हमने क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला है उसके सारे VNTRs देखे और हमने 3 सस्पेक्ट्स के VNTRs देखे। तो अगर किसी की 100% मैचिंग हो रही है तभी वो सस्पेक्ट क्रिमिनल या विक्टिम होगा, अदरवाइज वो अगर मैचिंग नहीं हो रही है तो उन तीनों का उस क्राइम साइट से मे बी कोई लिंक ना हो। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ये दिस इज अ क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम पे इस जगह पे कोई VNTR है, दिस इज जिस जगह पर VNTR पाया जाता है दैट इज VNTR लोकस। सो अब यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली सेगमेंट 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो बेसिक रिपीट में 16 बेस पेयर है और ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं? 3। Size of VNTR locus is 0.1 to 20 kilobase per. Number of repeats are variable in different person. 60 VNTR प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स पे, VNTR ऑटोजोम्स पे होते हैं, और ये चीज भी याद रखेंगे VNTRs आर जनरली प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन्स। अब हमने वो डीएनए अलग कर लिया, उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम की मदद से कट करेंगे, तो हमारे VNTRs के छोटे छोटे टुकड़े कट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें पता है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगार जेल में हम अगार जेल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ वेल्स होंगे मान लो, इसमें हमने 3 लोगों का सैंपल लिया A, B, C, इसमें A का सैंपल लोड किया, यहाँ B का और C का। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, इट विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज साइड। जितना डीएनए की छोटी सेगमेंट होगी उतनी वो तेजी से मूव करेगी ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट विल मूव ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर वेट। सबसे छोटी सेगमेंट सबसे आगे, उससे बड़ी उससे पीछे, सबसे बड़ी सबसे पीछे। ऐसा कुछ सैंपल मिला A पर्सन का, फिर ऐसा कुछ सैंपल मिला B पर्सन का, और कुछ ऐसा सैंपल मिला C पर्सन का। अब इस चीज को यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम सिंगल स्ट्रैंडेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी एल्कली ट्रीटमेंट।
यहाँ पे सेगमेंट्स अलग हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। इस चीज को हम कहते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। फिर डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, अल्कली ट्रीटमेंट। अब हमने अगार जेल पे डीएनए ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकता, तो हमने उसके ऊपर नायलॉन शीट रखी, कुछ वेट दिया ताकि वो सारा सैंपल जो है वो नायलॉन शीट पे उसका इम्प्रिंट आ जाए। इस टेक्निक को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज नॉन एज सदर्न ब्लॉटिंग। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसके बाद। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब डीएनए उस पे नायलॉन शीट पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, हम लोग रेडियो एक्टिव प्रॉब्स तैयार करेंगे, रेडियो एक्टिव ATGC, और हम सामने उस VNTR के पॉइंट्स के उस प्रॉब्स को अटैच करेंगे। अगर तो अटैच हो रहे हैं मतलब उनसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सामने प्रेजेंट है, सपोज हमारे पास रेडियो एक्टिव A है और हम VNTR की एक जगह पे पॉइंट पे साथ पास लेके गए उसके, अगर सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो मतलब सामने क्या है T, नहीं बना तो सामने T नहीं है। इस तरीके से हम उन सारे VNTRs को कोड कर सकते हैं यूजिंग द रेडियो एक्टिव प्रोब्स। उसके बाद वी विल डू द ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी है एक्सरे फिल्म पे, हम एक्सरे फिल्म नायलॉन शीट के नेक्स्ट प्लेस होगी और ऑटो रेडियोग्राफी की जाएगी, तो सारी उस एक्सरे शीट पे उस इम्प्रिंट जो है जो नायलॉन शीट पे थे वो सारे बन जाएंगे। इन इम्प्रिंट्स को हम बेटर देख सकते हैं अगर हम उस एक्सरे शीट को इथिडियम ब्रोमाइड डाई में डिप कर दें। इथिडियम ब्रोमाइड डाई में वो सारे बैंड जो हैं वो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। सो इस तरीके से हमारे पास सारे बैंड्स आ जाएंगे। इस टेक्निक की सेंसिटिविटी को PCR से इंक्रीज किया जा सकता है। PCR क्या करती है, बेसिकली हमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे देती है, यानी सेम सैंपल हमें एम्पलीफाई करके दे देगी। तो सेम सैंपल को हम 2 या 3 बार उसकी अगर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो हमें बिल्कुल प्रिसाइज फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। सो आप इस सारे प्रोसेस को एक बार दोबारा सुन सकते हैं इन अ शॉर्ट। डीएनए को अलग किया, डीएनए को अलग करके सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में घुमाया, हल्का हीटेरिश डीएनए ऊपर आ गया। उसके बाद ऑल सैटेलाइट आर रिपीटेटिव, ऑल रिपीटेटिव इज नॉन सैटेलाइट। सैटेलाइट में हमारे काम की कौन है, मिनी सैटेलाइट, VNTR बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। VNTR ऑटोसोम्स पे पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स में लगभग 60 VNTR है, किन्हीं भी 2 लोगों के VNTR सेम नहीं है। उसके बाद हमने डीएनए को काटा यूजिंग द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अल्कली ट्रीटमेंट से सिंगल स्ट्रैंडेड करा, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे उतारा, दैट इज सदर्न ब्लॉटिंग। फिर हमने उसको रेडियो एक्टिव प्रॉब से हाइब्रिडाइजेशन की और फाइनली वी हैव क्लिक्ड ऑटो रेडियोग्राफी और उसको उस एक्सरे शीट को इथिडियम ब्रोमाइड डाई में डिप किया ताकि ऑरेंज कलर के बैंड्स आए। सो दिस इज, और इस टेक्निक की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है यूजिंग द टेक्निक PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है यहाँ पे, जीन म्यूटेशंस। अगर बेस पेयर्स में कुछ म्यूटेशन हो रही है तो 2 टाइप की हो सकती है, पॉइंट या फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, सपोज एक सेगमेंट है ATGCTAAC, इस A सेगमेंट की जगह T आ गया, यहाँ म्यूटेशन होगी, सिर्फ एक जगह पे म्यूटेशन हुई है, दैट इज पॉइंट, यानी सब्सटीट्यूट होगा बेस। पॉइंट म्यूटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अगर प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन तो ट्रांजिशन, यानी ए की जगह टी आ रहा है, सॉरी ए की जगह जी आ रहा है या टी की जगह सी आ रहा है, यानी प्यूरिन प्यूरिन से या पिरिमिडिन पिरिमिडिन से रिप्लेस हो रही है तो ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन, प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ रहा है, जैसे कि सिक्कल सेल एनीमिया। तो सिक्कल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी कौन है, ट्रांसवर्जन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, सपोज कोई सीक्वेंस है ATGGCTTTAGCC, ऐसे एक ये जो T है ये डिलीट हो गया सपोज, तो अब सारा रीडिंग फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो mRNA पे जो बनने वाली कोडोन्स थी वो सारी शिफ्ट होगी, सारे इससे आगे वाले सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। या फिर कोई बेस ऐड हो गया, तो यानी ड्यू टू डिलीशन और एडिशन ऑफ बेस एंटायर रीडिंग फ्रेम इज चेंज्ड, इट इज फ्रेम शिफ्ट और जिब्रिश म्यूटेशन। एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है हमारे पास थैलेसीमिया। तो याद रखोगे, सिक्कल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी बोला जा सकता है। पॉइंट म्यूटेशन में भी कौन, ट्रांसवर्जन। थैलेसीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेम शिफ्ट और जिब्रिश म्यूटेशन। जो पॉइंट म्यूटेशन हैं
तीन टाइप की भी हो सकती है, मिससेंस, सेम सेंस, नॉन सेंस। मिससेंस जैसे सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड बन रही थी, उसकी जगह अब क्या बनने लगी, वेलाइन बनने लगी, यानी कि म्यूटेशन की वजह से एक एमिनो एसिड में चेंज आ गया, मिससेंस। सेम सेंस म्यूटेशन क्या कहते हैं कि म्यूटेशन तो हुई है, लेकिन सपोज यू था, अब यहां इस यू की जगह UUA आ गया, ठीक है, तो UUU भी क्या बना रहा, कोड कर रहा था फिनाइल एलानिन, UUA भी क्या कोड करेगा, फिनाइल एलानिन। कि म्यूटेशन तो हुई है बट एमिनो एसिड में चेंज नहीं आया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेम सेंस या फिर साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट या सेम सेंस म्यूटेशन, की म्यूटेशन हुई है विदाउट एनी चेंज। लास्ट इज नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या आता है, सपोज UUA था किसी जगह, ये इस U की जगह भी A आ गया, UAA हो गया, यानी अब तो स्टॉप कोडोन होगी। पहले जहां पे कुछ एमिनो एसिड कोड हो रही थी, अब उसकी जगह स्टॉप कोडोन है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। इफ नो एमिनो एसिड इज फॉर्म्ड, यानी if कोई कोडोन उसकी जगह स्टॉप कोडोन आ जाए, दैट इज नॉन सेंस म्यूटेशन, राइट। तो इसके साथ ही वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। रीड ऑल द लेक्चर्स वेरी वेरी केयरफुली, सभी लेक्चर्स अटेंड कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, NCERT पढ़िए एंड देन PYQ सॉल्व कीजिए। इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द PYQs। तो लास्ट क्लास में हम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।